योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोशनी ने अनिका के फोन में ऋषि का नंबर सर्च किया और नंबर मिलते ही उसने जल्दी से डायल कर दिया। बेल जा रही थी, पर ऋषि फोन नहीं उठा रहा था। रोशनी ने चिढ़ते हुए कहा, जब फोन उठाना नहीं होता है तो लोग फोन खरीदते ही क्यों हैं। इतना कहकर रोशनी ने दोबारा नंबर डायल किया, लेकिन कुछ रिंग के बाद ही ऋषि ने फोन उठा लिया और सामने से उसकी भारी आवाज आई, हेलो अनिका। अनिका नहीं, मैं रोशनी बोल रही हूँ। तो सामने से ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, पर तुम अनिका के फोन से कॉल क्यों कर रही हो और वो भी मेरे नंबर पर। तो रोशनी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, वो क्या है कि तुम्हारा नंबर मेरे पास नहीं था, इसलिए मुझे अनिका दीदी से नंबर लेना पड़ा। ऋषि ने उसकी बात इग्नोर करते हुए कहा, अब जल्दी बताओ फोन क्यों किया है। तो रोशनी ने उसे ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा, मुझे ना तुमसे जरूरी बात करनी है, तो चुपचाप बिना किसी ना नुकुर के टेरेस पर आ जाओ। ऋषि ने कहा, जिस तरीके से तुम मुझे बुला रही हो ना, मैं नहीं आने वाला। रख दो अब फोन। कहकर ऋषि फोन रखने ही वाला था, तभी रोशनी ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट, फोन मत रखना, मैं बात कर रही हूँ। और वैसे भी तुम खुद मुझे अभी टेरेस पर बुला रहे थे ना। तो ऋषि ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो 15 मिनट में टेरेस पर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और हाँ, मुझे वेट करना पसंद नहीं है। कहकर रोशनी ने बिना ऋषि को कुछ और बोलने का मौका दिए फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ ऋषि अजीब नजरों से अपने फोन को देख रहा था, तभी दीप अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ? फोन को ऐसे क्यों घूर रहा है जैसे इसका कत्ल ही कर देगा। तो ऋषि ने दीप की तरफ देखते हुए कहा, फोन करने वाली का कत्ल करने का बड़ा मन है। दीप ने हैरानी से कहा, फोन करने वाली? किसने किया तुझे फोन? तो ऋषि ने नकली मुस्कान के साथ कहा, तेरी साली, मतलब आधी घरवाली ने फोन किया था मुझे। दीप ने हैरान होते हुए पूछा, रोशनी ने तुझे कॉल किया? पर क्यों? ऋषि सोफे पर बैठते हुए बोला, उसे भी शायद वही बात करनी है जो मुझे उससे करनी है। चलो, अच्छा ही है। उसके एटीट्यूड से ही लग रहा था कि वो खुद भी शादी के लिए राजी नहीं है। मेरा काम अपने आप आसान हो जाएगा। दीप ने सिर हिलाते हुए कहा, तेरा कुछ नहीं हो सकता ऋषि। वैसे वाकई में रोशनी बहुत अच्छी लड़की है। माना वो थोड़ी चुलबुली है और थोड़ा बचपना भी है उसमें, लेकिन लड़की बहुत शरीफ है। उस जैसी लड़की तुझे कहीं और नहीं मिलेगी। ऋषि ने लापरवाही से कहा, मुझे उस जैसी लड़की ढूंढनी भी नहीं है। कहकर ऋषि सोफे से खड़ा हुआ और रूम से बाहर निकल गया। वहीं दीप ने उसे जाते हुए देखा और मन ही मन कहा, अक्सर शिद्दत भरी मोहब्बत लड़ाई झगड़ों से ही शुरू होती है। हो सकता है कि आज तुम दोनों एक दूसरे को पसंद ना कर रहे हो, लेकिन एक दिन तुम दोनों को एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि एक दूसरे के बिना रह ही ना पाओ। कहते हुए दीप के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद टेरेस पर रोशनी अपने हाथ बांधे हुए इधर उधर चहलकदमी कर रही थी और साथ ही साथ बड़बड़ा भी रही थी। लाड साहब को कहा था 15 मिनट में आना, पूरे 16 मिनट हो गए हैं, अभी तक नहीं आए। पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं। तभी ऋषि की आवाज उसके कानों में आई, अब हर कोई तुम्हारे जैसा नकारा नहीं होता है। और वैसे भी मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, ऋषि ने वहां आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर रोशनी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, तुमने नकारा किसे कहा? तुम होगे नकारे। मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे लिए 1 मिनट की कीमत है। ऋषि उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने हाथ बांधते हुए बोला, तो मैं भी सुनूं, ऐसा कौन सा जरूरी काम करती हो कि तुम्हारा 1 मिनट इतना कीमती है? ओ, याद आया, छोटे बच्चों के साथ खेतों में मटर गश्ती करना, गार्डन में माली काका की बेटी के साथ भाग दौड़ करना, लोगों का जीना हराम करना और लोगों को कैसे परेशान किया जाता है इसकी प्लानिंग करना। ऋषि की बातें सुनकर रोशनी उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही ऋषि ने उसकी उंगली को अपनी उंगली से नीचे करते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारी फालतू की बकवास सुनने का टाइम नहीं है। जल्दी से बोलो, क्या बोलने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? रोशनी को इस वक्त गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसके लिए ऋषि से ये बात करना ज्यादा जरूरी था। उसने भी अपने हाथ बांधते हुए एटीट्यूड से कहा, मुझे भी तुमसे फालतू की बातें करने का कोई शौक नहीं है। वैसे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी फैमिली में भी वही बात चल रही है जो हमारी फैमिली में चल रही है? ऋषि ने जानबूझकर नासमझ बनते हुए कहा।
कौन सी बात? मुझे नहीं पता तुम किस बात की बात कर रही हो। तो रोशनी ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा, हमारी शादी की बात। क्या तुम्हारी फैमिली में भी यही सब चल रहा है? रोशनी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हाँ, मेरे भी घर वालों का इस वक्त दिमाग खराब हुआ पड़ा है मेरी शादी को लेकर। पता नहीं उन्हें तुम में क्या ऐसा दिख गया कि तुमसे मेरी शादी करवाने वाले हैं। ऋषि की ऐसी बात सुनकर रोशनी का तो मन कर रहा था कि वो उसका सिर फोड़ दे। उसने हैरानी से कहा, मेरे जैसी लड़की से तुम्हारा क्या मतलब? अरे, चिराग लेकर ढूंढोगे ना, तो भी मेरे जैसी लड़की नहीं मिलेगी। तो ऋषि ने उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहा, पर तुम्हें ढूंढेगा कौन? मैं तो कभी ना ढूंढूं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रोशनी जितना अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, ऋषि उतना ही उसके गुस्से की आग में पेट्रोल छिड़कने का काम कर रहा था। रोशनी ने पहले अपने आसपास कुछ ढूंढा, तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर एक डंडा पड़ा हुआ नजर आया। रोशनी ने घूरकर ऋषि को देखा और कहा, बहुत शौक आ रहा है ना मेरा मजाक उड़ाने का? अभी बताती हूँ, कहकर रोशनी ने वो डंडा उठा लिया और ऋषि को दिखाते हुए बोली, अब बोलकर दिखाओ, क्या बोलते हो? अब इससे तुम्हारा सर न फोड़ाना, तो मेरा नाम भी रोशनी नहीं। ऋषि ने हैरानी से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? मुझे पहले ही डाउट था कि तुम्हारे दिमाग में ही कोई पंगा है। रोशनी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, अभी दिखाती हूँ किसके दिमाग में क्या पंगा है। कहकर उसने जैसे ही डंडे का वार ऋषि पर करना चाहा, ऋषि ने अपने एक हाथ से उस डंडे को हवा में ही रोक लिया। रोशनी ऋषि के हाथ से डंडा छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं तुम्हारा सर फोड़ के रहूंगी। जब से मिले हो, जीना हराम किया हुआ है। न तुम रहोगे और ना ही मेरे घर वाले तुमसे मेरी शादी की बात करेंगे। ऋषि ने झटके से रोशनी के हाथ से डंडा उठाकर दूर फेंका। रोशनी ने जैसे ही ऋषि को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, ऋषि ने उसका हाथ रोककर उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया। रोशनी ने दूसरा हाथ उठाया उसे दूर करने के लिए, तो ऋषि ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़कर मोड़ दिया, जिससे रोशनी ऋषि के बहुत करीब आ गई। ऋषि ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत हाथ पैर चलते हैं ना तुम्हारे, पर मुझे तुम जैसी जंगली बिल्लियों को कंट्रोल करना अच्छे से आता है। क्योंकि बिल्लियां चाहे कितनी भी जंगली हों, शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। रोशनी गुस्से से ऋषि को घूर रही थी। ऋषि थोड़ा और उसके चेहरे के करीब आया और बोला, मैं तो अपने घर वालों को मना कर चुका हूँ, और तुम भी अपने घर वालों को साफ मना कर देना कि तुम अपने आप को मेरी लायक नहीं समझती हो, इसलिए मुझसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि अगर ये शादी हो गई, तो तुम्हारा जीना हराम करके रखूंगा मैं। और फिर तुम इस दिन को, इस पल को कोसोगी कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। कहकर ऋषि ने झटके से रोशनी को छोड़ा, जिससे वो गिरते गिरते बची और जल्दी ही खुद को संभाल लिया। ऋषि अपने दोनों पॉकेट में हाथ डाले, तिरछी स्माइल के साथ टेरेस की एग्जिट की तरफ बढ़ गया। वहीं रोशनी उसके पीछे चलते हुए बोली, अरे लायक तो तुम मेरे नहीं हो। तुम मेरा क्या जीना हराम करोगे? जीना तो मैं तुम्हारा हराम कर दूंगी अगर तुम्हारी शादी मुझसे हुई तो। समझे? पर ऋषि ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस एक ईवल स्माइल के साथ वहां से चला गया। रोशनी को ऋषि पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जोर से चिल्लाई और आसमान की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, मेरे घर वालों को एक यही नमूना पसंद आया था क्या? ऋषि जब नीचे आया, तो उसका पूरा परिवार नीचे हॉल में जमा था। हॉल में अनिका और रोशनी के परिवार वाले भी मौजूद थे। उन सबको देखकर लग रहा था कि वहां जरूर कोई सीरियस बात हो रही है। दीप वहीं खड़ा था। ऋषि जाकर दीप के पास खड़ा हो गया और धीरे से बोला, यहाँ पर हो क्या रहा है? ये इतनी बड़ी पंचायत क्यों जमी हुई है? दीप ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुझे घोड़ी पर बैठाने का इंतजाम किया जा रहा है। इस बात पर ऋषि एकदम से चौंकते हुए बोला, मैंने अभी तक शादी के लिए हाँ नहीं कहा है और ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। ऋषि ने आखिरी लाइन इतनी जोर से बोली कि वहां सभी का ध्यान उसकी आवाज की तरफ चला गया। तभी एक और आवाज पीछे से आई, और मैं भी, मुझे नहीं करनी इस खड़ूस से शादी। रोशनी वहां आती हुई बोली, जो ऋषि के पीछे पीछे ही नीचे आई थी और गुस्से से वहां खड़ी अपनी दादी को देख रही थी। वहीं ऋषि की आंखों में भी गुस्सा नजर आ रहा था, वो भी अपनी दादी को घूर कर देख रहा था। दोनों दादियां उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हों, तुम चाहे कितना भी कर लो, होगा तो वही जो हम चाहेंगे। इस वक्त ऋषि और रोशनी दोनों ही अगल बगल खड़े थे। तभी राजन जी खड़े होते हुए बोले, ऋषि,
ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? एक बार हम लोगों ने तय कर लिया है तो वही होगा। वहीं रोशनी की दादी ने भी कहा, हाँ रोशनी, तुम्हें मैंने पहले भी कहा था, इस मामले में मैं जो भी फैसला लूंगी वही होगा। और बेहतर होगा कि जो मैं कह रही हूँ उसे खुशी खुशी मान लो और वही करो जो मैं करने के लिए कह रही हूँ। वहीं ऋषि की दादी तो बेचारी सी शक्ल बनाकर बैठी थी ताकि अपने बेटे राजन पर इमोशनली प्रेशर डाल सकें। ऋषि कुछ कहने वाला था कि सुमित्रा दादी ने कहा, राजन, पता नहीं क्यों अपने सीने में मुझे हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा है। सुमित्रा दादी का ये कहना था कि सबकी नजरें तुरंत उन्हीं पर चली गईं, जो अपने सीने पर हाथ रखे बैठी यह जताने की कोशिश कर रही थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है। ऋषि ने अपनी दादी की एक्टिंग देखकर मन ही मन कहा, हो गया इनका फिर से शुरू, इनका ड्रामा कभी खत्म नहीं होता। वहीं इमली दादी और अनिका की दादी ने परेशान होकर कहा, अरे सुमित्रा, क्या हो गया तुझे? देख, तू घबरा मत, तू जो चाहती है वही होगा। तेरा पोता तुझे बहुत प्यार करता है और वो वही करेगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। लेकिन सुमित्रा दादी अपने सीने पर हाथ रख कराहते हुए बोली, नहीं इमली, मेरा अब बचना मुश्किल है। तू नहीं जानती, मेरा तो पोता ही मेरा दुश्मन है। इसे मुझसे कोई प्यार नहीं है। जब देखो पूरी कोशिश करता है कि इस बुढ़िया को हार्ट अटैक आए और ये स्वर्ग से धार जाए। राजन जी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जो चाहती हैं वही होगा। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं करता शादी। कल ही हम लोग दोनों का रोका कर देते हैं। दादी की ये बात सुनकर दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या ये नहीं हो सकता? योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा दिन सुबह के वक्त सभी लोग जल्दी से तैयार होकर कुलदेवी की पूजा के लिए निकल गए। पहले दीप और उसकी फैमिली अपने कुल देवता की पूजा के लिए जाने वाले थे, इसलिए सभी लोग पहले दीप की फैमिली की तरफ से पूजा में शामिल हुए, सिवाय अनिका के। वो गाड़ी में ही बैठी रही क्योंकि उसका वहां जाना अलाउड नहीं था। फिर कुछ देर बाद वो लोग अनिका की फैमिली की तरफ से उनकी कुलदेवी की पूजा के लिए मंदिर गए। सारी रस्में होने के बाद सभी लोग वापस घर लौट आए क्योंकि उन्हें एक और रस्म अदा करनी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद दोपहर का वक्त, नीचे हॉल में ऋषि और रोशनी दोनों ही सोफे पर अगल बगल बैठे हुए थे। दोनों के चेहरे से लग रहा था कि वे कभी भी गुस्से से फट पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी शब्द नहीं निकाल रहे थे। जहां ऋषि को राजन जी घूरकर देख रहे थे, वहीं रोशनी को उसकी दादी ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि वो किसी भी तरह का ड्रामा क्रिएट न करे। इसलिए दोनों ने फिलहाल के लिए चुप रहना ही ठीक समझा और अपने घर के बड़ों को वही करने दिया जिसकी प्लानिंग वे पहले से ही बना चुके थे। दिव्या जी ने रोशनी की गोद में शगुन का सामान रखा और एक लाल रंग की चुनरी उसके ऊपर उड़ा दी। रोशनी ने इस वक्त लाइट पिंक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेकअप के नाम पर उसने सिर्फ हल्का फुल्का मेकअप ही किया हुआ था। वहीं ऋषि ने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। उसकी शर्ट के ऊपर के बटन खुले थे और स्लीव्स फोल्ड की हुई थी। उसके चेहरे पर झलकता रौब और हल्का सा गुस्सा उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। सुमित्रा दादी ने रोशनी की बलाएं लेते हुए कहा, हाय, मेरी पोता बहू कितनी खूबसूरत है। मैं तो हमेशा से ही चाहती थी कि रोशनी बिटिया ही मेरे ऋषि की पत्नी बने। मेरे तो बरसों का सपना पूरा हो गया। ऋषि ने अपनी दादी को घूरते हुए मन ही मन कहा, आपका सपना पूरा हो गया, पर इस मुसीबत को मेरे गले में डाल दिया ना आपने, दादी। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। फिर तिरछी नजरों से रोशनी की तरफ देखते हुए बोला, और इससे भी नहीं। ये क्या समझती है, मुझसे शादी करके अपनी जिंदगी आराम से बिता पाएगी? जीना हराम करके रख दूंगा इसका। कुछ ऐसे ही विचार रोशनी के मन में भी चल रहे थे। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उसका खुराफाती दिमाग कुछ और ही प्लान कर रहा था। मुझसे शादी करनी है इसे। अब इस दिन में तारे तो क्या, पूरे ग्रह नक्षत्र दिखा दूंगी मैं। ये जानता नहीं है कि रोशनी क्या चीज है। सोचकर रोशनी ने तिरछी नजरों से ऋषि की तरफ देखा, जो उसी को देख रहा था। अब तो दोनों आंखों ही आंखों में जैसे एक दूसरे को वार्निंग दे रहे थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद सारी रस्में पूरी होने के बाद रोशनी और ऋषि की फैमिली ने एक दूसरे को बधाइयां दी। वहां मौजूद सभी लोग बहुत खुश थे। वहीं अनिका रोशनी को अपने साथ रूम में वापस ले आई।
रूम में पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया और खुश होकर रोशनी को गले लगाते हुए बोली, रोशनी, तुझे नहीं पता मैं कितनी खुश हूँ। सच में, ऋषि और तेरी जोड़ी एकदम परफेक्ट है, मेड फॉर ईच अदर। रोशनी ने मुंह बनाते हुए अनिका की तरफ देखा और फिर बेड पर बैठते हुए बोली, दी, कम से कम आपको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था। आपको पता है ना कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी सभी लोग जबरदस्ती उस ऋषि सिंघानिया नाम की मुसीबत को मेरे गले बांधना चाहते हैं, और आप इस बात से खुश हो रही हैं। अनिका उसके बगल में बैठते हुए बोली, रोशनी, फैमिली बहुत अच्छी है, और यकीन मानो, ऋषि थोड़ा सा रूड है, पर दिल का बहुत अच्छा है। वो तुझे बहुत खुश रखेगा। रोशनी ने हैरानी से कहा, आपने देखा है मुझे वो कैसे देखता है, जैसे जान ही ले लेगा मेरी। और आप कह रही हैं कि खुश रखेगा। मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, सच में। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ ऋषि अपने रूम की बालकनी में रेलिंग पर दोनों हाथ रखे सामने देख रहा था। दीप उसके बगल में आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या सोच रहा है मेरे भाई? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आखिर तेरा भी रोका हो ही गया। ऋषि ने एक नजर दीप की तरफ देखा और फिर वापस सामने देखते हुए कहा, तुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है? दीप ने हंसते हुए कहा, अरे, खुश होने की बात है, इसलिए तो खुशी हो रही है। और एक बात बता, उस लड़की में आखिर कमी क्या है? यही कि उसकी तुझसे बनती नहीं है। अरे यार, तू उसे देखने का नजरिया तो चेंज कर, फिर देख वो कितनी अच्छी लगेगी। ऋषि उसके सामने हाथ बांधकर खड़ा हुआ और बोला, बनेगी तो तब ना, जब लड़की में जरा सा भी दिमाग हो। कूट कूट कर बचपना भरा हुआ है उसमें, बात करने की तमीज नहीं है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दीप ने अपनी शर्ट आयरन करते हुए कहा, बोल तो ऐसे रहा है जैसे तूने तमीज का झंडा गाड़ रखा है। देखा है मैंने किस तरह से बात करता है तू उससे। खैर, वो सब छोड़, आज तेरी शादी की बात पक्की हुई है, तो इस बात पर पार्टी तो बनती है। ऋषि ने ठंडे स्वर में कहा, पार्टी और मैं दूंगा, कभी नहीं। और अगर तू इस तरह से बकबक करता रहा ना, तो अभी तेरी शादी छोड़कर ही चला जाऊंगा। दीप समझ गया कि अभी ऋषि बहुत ज्यादा भड़का हुआ है, इसलिए उसने उसे शांत करते हुए कहा, ठीक है बाबा, मत दे पार्टी, मैं देता हूँ पार्टी। वैसे भी मेरी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है, तो एक बैचलर पार्टी तो बनती है ना। ऋषि ने दीप की तरफ देखा, फिर जाकर कोच पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठ गया। दीप उसके पास आकर बोला, अब तुझे इस बात से भी प्रॉब्लम है क्या कि मैं अपनी बैचलर पार्टी दे रहा हूँ? ऋषि ने सिर हिलाते हुए कहा, भला मुझे इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वैसे कब दे रहा है तू पार्टी? दीप ने मुस्कुराते हुए कहा, कल ही। मैंने अपने और दोस्तों को भी इनवाइट कर लिया है, वो लोग भी कल पार्टी में शामिल होंगे। ऋषि ने हैरानी से पूछा, मतलब वो सभी मुंबई से यहाँ उदयपुर आएंगे? रियली? दीप ने हंसते हुए कहा, तू मेरे दोस्तों को जानता नहीं है, उन्हें बस पार्टी का न्योता मिल जाए, फिर देख वो कहीं से भी टपक पड़ेंगे। पार्टी का मौका तो वो जाने ही नहीं देते। दीप की बात पर ऋषि भी हंस पड़ा। दरअसल दीप का पार्टी करने का कोई मूड नहीं था, लेकिन ऋषि का मूड देखकर उसने अचानक ये प्लान बना लिया। और सच में, अब ऋषि का मूड पहले से कहीं ज्यादा बेहतर लग रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ देर बाद दीप का फोन बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा, अनिका का नाम चमक रहा था। ऋषि ने कहा, मैं अभी आया। जैसे ही दीप जाने लगा, ऋषि ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, अनिका का फोन है, तू यहीं बैठकर बात कर ले, वैसे भी मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए ऋषि खड़ा हुआ और वहां से चला गया। जैसे ही दीप ने ऋषि को जाते देखा, उसने फोन कान से लगाया और बालकनी की रेलिंग के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजर सामने वाले कमरे की बालकनी पर थी, जहां अनिका भी फोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान दीप की तरफ बिल्कुल नहीं था। दीप मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बोलो, इतनी जल्दी क्यों याद किया मुझे? अनिका ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए याद नहीं किया है दीप, बस तुमसे कुछ काम था, इसलिए फोन किया है। दीप ने बनावटी हैरानी से कहा, मतलब तुमने मुझे याद करना ही बंद कर दिया है? चंद दिनों में हमारी शादी होने वाली है, और तुमने मुझे अभी से इग्नोर करना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट फेयर, अनिका ने हंसते हुए कहा। अभी ड्रामा बंद करो दीप, मैंने कहा ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। अनिका की बात सुनकर दीप ने भी अब उसे ज्यादा परेशान करना सही नहीं समझा।
थोड़ा सीरियस होकर पूछा, कोई सीरियस मैटर है क्या? अनिका ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ मिलकर एक प्लानिंग करनी है, ऋषि और रोशनी को लेकर। दीप ने उलझन में पूछा, ऋषि और रोशनी को लेकर आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अनिका बोली, तुम तो जानते ही हो उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। बस मैं चाहती हूँ कि थोड़ा उनकी बॉन्डिंग ठीक हो जाए, उनके बीच के झगड़े सुलझ जाएं। उसी सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी थी। दीप समझ गया कि अनिका क्या चाहती है, और वैसे भी वो खुद यही चाहता था कि ऋषि और रोशनी के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। कुछ देर दोनों ने इस बारे में बातें की और फिर फोन डिस्कनेक्ट कर अपने अपने रूम में चले गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रोशनी का मूड आज बहुत ही खराब था। घर पर उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो जल्दी से नीचे आए और एंट्रेंस की तरफ जा ही रही थी कि तभी पीछे से दादी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी अभी अभी शादी की बात फिक्स हुई है और तुम आज बाहर नहीं जा सकती हो। रोशनी पलटकर अपनी दादी की तरफ देखती है, फिर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, दादी, पक्की हुई तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में कैद करके रखोगी मुझे। वैसे भी मुझे बाहर जाना है। दादी अपने बेड से उठकर रोशनी के पास आई और ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या रोशनी? मैंने कह दिया ना, तुम अभी बाहर नहीं जाओगी। चुपचाप अंदर जाओ। दादी के थोड़ा डराने के अंदाज पर रोशनी ने मुंह बना लिया। छिड़ते हुए बोली, दादी, मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पर। कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। तभी गंगा, जो अभी वहां आई थी, रोशनी के पास आकर बोली, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? रोशनी ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, मूड कैसे ठीक होगा? दादी हैं ना, हमेशा मेरा मूड खराब करने के लिए। दादी ने हैरान होकर कहा, अब मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो रोशनी ने कहा, ये पूछो कि आपने क्या नहीं किया है। दादी, जिस लड़के को मैं देखना भी पसंद नहीं करती, उसके साथ आपने मेरा रिश्ता जोड़ दिया और अब पूछ रही हैं क्या किया? आप मुझे धोखे से यहाँ लेकर आई हैं, मुझे सब समझ में आ रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। ऐसा कहते हुए रोशनी मेन एंट्रेंस से गुस्से में बाहर चली गई। पीछे से उसकी दादी आवाज लगाती हुई बोली, अरे, कहाँ जा रही हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? लेकिन रोशनी ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया और निकल गई। दादी ने मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहा, ये लड़की बहुत जिद्दी है। इसने तो नाक में दम कर रखा है। आने दो इसे, तब बताऊं मैं। वहीं रोशनी गुस्से में बड़बड़ाती हुई चल रही थी कि अचानक सामने खड़े ऋषि से टकरा गई, जो फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही रोशनी उससे टकराई, वह गिरने ही वाली थी कि ऋषि ने उसे पकड़ लिया। दोनों की नजरें मिली, कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया हो। फिर रोशनी ने झुंझलाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। ऋषि ने एक हल्के एटीट्यूड के साथ मुस्कुराते हुए कहा, ओके, और उसने सच में उसे छोड़ दिया, जिससे रोशनी जमीन पर गिर पड़ी। वह हैरान होकर ऋषि की तरफ देखने लगी। ऋषि ने मजाकिया लहजे में कहा, क्या तुमने ही तो कहा था ना मुझे छोड़ दो? तो मैंने छोड़ दिया। रोशनी खड़ी हुई, अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ते हुए बोली, मुझे पता है, तुमने ये जानबूझकर किया है। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते हुए उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर बगीचे में पड़े पानी के पाइप पर पड़ी, जिससे पानी बह रहा था। रोशनी ने मुस्कुराते हुए वह पाइप उठाया और सीधा ऋषि की तरफ कर दिया। अगले ही पल ऋषि पूरी तरह भीग गया। रोशनी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, ये लो, अब आया मजा। ऋषि ने पानी से बचने की कोशिश करते हुए कहा, अरे पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? बंद करो पानी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहते हुए वह रोशनी के पास आया और उससे पाइप छीन लिया। फिर उसी पाइप से रोशनी को भिगोने लगा। अब दोनों हंस हंस कर एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे, जैसे अपने सारे झगड़े उसी पल भूल गए हों। तभी यह सब शोर सुनकर अनिका बाहर आई। वह उन दोनों को देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह गई। फिर मुस्कुराते हुए बोली, अरे, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? अनिका की आवाज सुनकर ऋषि ने तुरंत पाइप छोड़ दिया। वह दौड़कर नल बंद करने लगी और बोली, यहाँ क्या चल रहा है? तुम दोनों एक दूसरे को भिगो क्यों रहे हो? रोशनी और ऋषि एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी शर्म और झेप थी। फिर रोशनी बोली, दी, मैं तो बस इसे सबक सिखा रही थी। अनिका मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा लग तो नहीं रहा था कि तू सबक सिखा रही थी।
बल्कि ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों मस्ती कर रहे थे। और सच बताऊं तो साथ में ऐसे मस्ती करते बहुत प्यारे लग रहे थे। ऋषि तुरंत बोला, हम कोई मस्ती वस्ती नहीं कर रहे थे। शुरुआत इसने की थी। पहले इसने मुझे भिगाया, तो मैंने भी इसे भिगा दिया। चलता हूँ। ऐसा कहते हुए ऋषि फटाफट वहां से निकल गया। अनिका ने मुस्कुराते हुए रोशनी को देखा। रोशनी थोड़ी घबराई हुई बोली, दी, ऐसे क्या देख रही हो? मैं तो बस सबक सिखा रही थी। ऐसा कहते हुए वह भी अपने कमरे की तरफ भाग गई। अनिका मुस्कुराती हुई उसके पीछे चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रूम में पहुंचकर रोशनी अपनी अलमारी खोलने लगी और कपड़े निकालने लगी। अनिका पीछे से चिढ़ाती हुई बोली, अब बता भी दे, क्या मस्ती चल रही थी उधर? रोशनी झुंझलाकर बोली, अरे दी, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आप तो जानती हैं ना, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, खड़ूस कहीं का। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ ऋषि भीगा हुआ अपने कमरे में आया। दीप वहां पहले से बैठा कुछ काम कर रहा था। जैसे ही उसने ऋषि को देखा तो खिड़की के बाहर झांकते हुए बोला, बाहर बारिश तो नहीं हो रही? तू कहाँ से भीग कर आ गया? ऋषि झल्ला कर बोला, वो पागल लड़की है ना, ये सब उसी की वजह से हुआ है। दीप ने हंसते हुए पूछा, कौन? रोशनी, ऋषि ने गुस्से में कहा। और कौन? वही तेरी पागल साली। ये सुनकर दीप जोर जोर से हंसने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।